दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। यस, आज पढ़ने वाले हम क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। यस, माय नेम इज नवल किशोर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मिथिला फिजिक्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ना छोड़ दिया होगा ये समझकर कि सर पेपर में यहाँ से तो कुछ नहीं आते, फिर माना कि पेपर में यहाँ से कुछ नहीं आते, फिर भी हम पढ़ेंगे टू डेवलप इंटरेस्ट इन फिजिक्स फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। तो आइए जानते हैं। पहला बड़ा सिंपल अपना लोग का परिभाषा है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, तो आइए डिफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, हेडिंग लगाते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। तो इट टेल अस, चाहे आप इसको ये भी कह सकते हैं, फिजिक्स इज द लॉ, इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल, इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल, इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल that governs the universe। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सारे घटनाएं हो रही हैं उनको समझाने वाला सिद्धांत, उनको एक्सप्लेन करने वाला लॉ को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम है, पानी बरस रहा है, बारिश के मौसम में पानी से भरा, आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पानी जब गिर रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। चाहे बारिश की पानी हो चाहे झरना की पानी हो, झरना की पानी में क्या होता है, जब ऊपर से गिरता है तो फ्लो करता है। तो आप क्या ऑब्जर्व उसमें क्या कर रहे हैं, जो पानी फ्लो हो रहा है। तो फिजिक्स में आपके माइंड में हमेशा दो क्वेश्चन आती है, व्हाई एंड हाउ। कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ से इस हाइट से यहाँ छोड़ू, तो आपके मन में क्या सवाल आ रहा है कि मार्कर यहाँ से क्यों गिरा। बड़ा सिंपल जवाब होगा, अंदर ग्रेविटी की वजह से। और दूसरा सवाल आता है कि ये मार्कर गिरा है तो किस स्पीड से गिरा है, किस वेलोसिटी से गिरा है। तो आप ये भी जान सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अंडर ग्रेविटी। तो अब आपको हाउ एंड व्हाई समझने के बाद आप इसका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर की जानकारी भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं बोलूं आप ये मार्कर लेके जाओ किसी टेरेस पे 100 मीटर ऊपर और वहां से मार्कर छोड़ दो, तो क्या आप सच में जाके वहां से छोड़ेंगे? नहीं। आपको पता है आप हाइट इसका, आपको इसका वेलोसिटी, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये ले लो, इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at। अगर आप ला के आप क्या कर सकते हो, इसका मान निकाल सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। दूसरी बात आती है इसमें, जो मैथ और फिजिक्स का क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स। फिजिक्स और मैथ का क्या रिलेशन है, तो आइए जानते हैं। फिजिक्स और मैथ का रिलेशन है, ये पति पत्नी जैसा रिलेशन है। जैसे फिजिक्स और मैथ, मैथ का एक टूल्स है, एक औजार है, एक जुगाड़ है, जिसके सहायता से हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाते हैं। जैसे आप कोई फेनोमिना देखे, कोई घटना देखे, आप उस पर लो सोचे, एक्सप्लेन किए, तो आपके लॉ को फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बहुत सारे मैथ की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, फिजिक्स थ्योरी पढ़े और मैथ लगाएंगे। तो ये दोनों क्या है, फिजिक्स की भी जरूरत है और मैथ की भी जरूरत है। तो ये एक पति पत्नी का रिलेशन है। कभी बड़े बड़े फिजिसिस्ट और मैथमेटिक्स में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, वार्तालाप भी चलते रहता है, फिर आपस में दोनों एक ही हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसका एक बड़ा ही पोर्ट चल रहा है अभी, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हेन मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। तो आइए समझते हैं। ये समझने के बाद अब समझते हैं फिजिक्स में स्कोप क्या है, फिजिक्स का स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो आइए समझते हैं स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी कि हम अगले 2 सालों में 11th एंड 12th में जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीज भी आपको जानकारी रहना चाहिए, ताकि 2 साल आप पढ़े, एक ओवरव्यू हो जाए उसका। तो आइए देखते हैं। पहला जो है आपको, इसमें 2 तरह से है। स्कोप तो समझ गए, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और
तीसरा जो सवाल था वो था क्या, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आज से मान लीजिए 20 साल पहले, अभी जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, पहले आज से 20 साल पहले अपने इंडिया में उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। तो फिजिक्स से क्या करता है, फिजिक्स से नए नए टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। यही है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में रिलेशन समझेंगे, सेमीकंडक्टर ये सब वगैरह वगैरह पढ़ेंगे हम 12th में। तो आइए फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स में दो तरह के होंगे, मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में पढ़ना है हमको पूरे 11th का पोर्शन, जो कि है आपका मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टम ऑफ लाइट, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको मैक्रोस्कोपिक में है न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, क्वांटम फिजिक्स, उसमें आपको एटम के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो आइए ये सब चीजें आइए जानते हैं अब 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यानी पूरे फिजिक्स में हमको यूनिफिकेशन एंड डिडक्शनिज्म आपको हर जगह ये देखने को मिलेंगे। तो समझते हैं यूनिफिकेशन क्या है। यूनिफिकेशन का मतलब है कि आप 10 फिनोमिना देखे, उसको आप एक लॉ से क्या करें, ड्राइव कर दे, समझा दे, उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। मान लीजिए जैसे धरती काटती है सूरज के चक्कर, धरती काटती है सूरज के चक्कर, तो ये क्या होगा, एक फिनोमिना है। चांद काट, जैसे पृथ्वी के चक्कर कौन काट रहा है, पृथ्वी धरती के चक्कर काट रहा है, तो धरती भी तो धरती को जो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि आप कोई फिनोमिना सोचे, उसको आप 10 फिनोमिना हुआ, जैसे मान लीजिए उसको आप एक लॉ से समझाए, 10 फिनोमिना सोचे एक लॉ से समझाए, ये हो गया यूनिफिकेशन। जैसे सूरज, धरती है सूरज की चक्कर काटती है, ये पहला फिनोमिना हो गया। जैसे मान लीजिए अराउंड द अर्थ सन और अराउंड द मून, अराउंड द मून रिवोल्यूशन अपॉन अर्थ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अराउंड द प्लैनेट सन। तो ये तीन क्या है, 3 लॉ है। मान लीजिए 3 घटना है और 3 घटना को अलग अलग लॉ से समझाया जाए तो क्या होगा, दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। फिजिक्स क्या है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर इसी को यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाई कर देना, चीजों को छोटा कर देना, तो इसी को अगर हम एक लॉ से, तीनों को एक लॉ से समझते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। तो ये तीनों को समझाने वाला जो लॉ है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीनों को समझाने वाला लॉ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। और अगर अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ ऑफ सन, ये बता रहा है, अगर इसके लिए हम एक अलग से लॉ ले तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शनिज्म। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर रिडक्शनिज्म को समझना चाहते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आप छोटे छोटे टर्म को समझिए, उसके बाद आप रिडक्शनिज्म को समझ सकते हैं। जैसे आपको एक जनरेटर का वर्किंग समझना है तो आप उसको जनरेटिंग को ऊपर से देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, उसको आपको अंदर चीजें समझना पड़ेगा कि जनरेटर वर्क कैसे कर रहा है, आर्मेचर का क्या रोल है उसमें, कॉइल का क्या रोल है। तो आप प्रत्येक चीजों को अलग अलग से देखेंगे तब समझ में आएगा कि जनरेटर क्या चीज है, क्यों नच रहा है। तो रिडक्शनिज्म फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी को कहा जाता है हार्ट ऑफ फिजिक्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इससे टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। मान लीजिए जनरेटर की वर्किंग को समझे, हमको पता चल गया आर्मेचर का क्या रोल है, तो उसी आर्मेचर को लेके हम किसी दूसरे सिस्टम में लगा के हम एक नया टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए रिडक्शनिज्म क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आगे बात समझ में। अब आइए अगला समझते हैं हम स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप और एक्साइटमेंट क्या है, तो इसमें आपको दो चीज, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में आपको पढ़ना है मैकेनिक्स,
क्लास 11th में, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स जो है आपका क्लास 12 का पर्सन हो जाता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ, फोर्स, मास, एनर्जी, ये सब क्या किस में पढ़ना है आपको, मैकेनिक्स में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है हीट, मान लीजिए ऐसे हाथ को रब किए तो रब करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हीट पैदा होगा, तो ये सब किस में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में। हीट हुआ तो चलना चाहिए लेकिन नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ तो एनर्जी वैलिड है, एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ काम नहीं हो रहा है, तो किनेटिक एनर्जी हो गई, ये पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये आपका 12th का पोर्शन है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब पढ़ना है आपको ऑप्टिक्स में। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक में आपको पढ़ना है क्वांटम फिजिक्स, एटम, न्यूक्लियर फिजिक्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ फोटोन, सेमीकंडक्टर, ये सब किसमें पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक में, जो कि आपका ये क्लास 12 का पर्सन हो जाता है माइक्रोस्कोपिक। तो ये आपको एक ओवरव्यू हो गया सब्जेक्ट का, ये आपके सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू हो गया माइक्रोस्कोपिक एंड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी, नया फिजिक्स जो है क्या करता है, नया टेक्नोलॉजी को देता है। दिन प्रतिदिन अपना टेक्नोलॉजी, फिजिक्स से क्या करते हैं, फिजिक्स के माध्यम से हम किसी सब्जेक्ट को अध्ययन करते हैं, टॉपिक को अध्ययन करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, नया टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए सिलिकॉन चिप्स है, सिलिकॉन चिप्स को हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, इसके जरूरत पर हम सेमीकंडक्टर में पढ़े, तो इससे क्या प्राप्त किए, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी में सिलिकॉन चिप्स हम प्राप्त किए, जिसके सहायता से हम कुछ वीडियो को स्टोर करते हैं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज हम वहां करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का यूज करते हैं। तीसरा नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो है सो अल्टरनेटिंग करेंट के, अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आता है, तो ट्रांसफार्मर से और जनरेटर से भी आता है, एसी जिसको कहता है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके सहायता से ट्रांसफार्मर या जनरेटर से हम क्या करते हैं, इस अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं और करंट के माध्यम से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करते हैं। तो ये हुआ ना, न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। हमने क्या क्या, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, इस दोनों से अल्टरनेटिंग करंट हुआ, यानी कि इससे हमने इसका निर्माण किया और इसके सहारे से हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन का काम किया। तो ये हो गया न्यू गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। अब समझते हैं न्यू टेक्नोलॉजी कैसे हम डेवलप करेंगे। नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है नए फिजिक्स को पढ़ने के बाद। देखिए स्टीम, हम क्या किए, स्टीम इंजन लिए, स्टीम इंजन को हमको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, थर्मो डी कूल है थोड़ा, डी का मतलब डायनेमिक, थर्मोडायनेमिक पढ़ा, तो उससे हमने हीट इंजन को देखा। हीट इंजन के बाद फिर डीजल इंजन पे आया, तो ये क्या होगा, एक मॉडिफाई हो गया। स्टीम इंजन पहले पुराना इंजन देखिए, जैसे पहले कोयला वाला रेलगाड़ी चला करती थी, अब क्या, अब इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी चल रही है। तो क्या फिजिक्स के बेसिस पे काम कर रही है ये, यानी कि हम उसको फिजिक्स जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसको हम पढ़ेंगे, तो क्या होगा, नया फिजिक्स का निर्माण होगा। उसी प्रकार स्टीम इंजन को फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स को पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स से हीट इंजन बनाए, हीट इंजन से डीजल इंजन बनाए। तो अब पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। बेसिकली इस पूरे यूनिवर्स में अभी आप जो पढ़ेंगे 11th एंड 12th में, बेसिकली आप 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़ेंगे। कौन कौन, तो फंडामेंटल फोर्स होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोर्स। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपको पूरे 11th 12th में ये 4 ही फोर्स आपको देखने को मिलेगी। तो आइए ध्यान से समझिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है एक बॉडी इधर लिए, मान लीजिए 2 बॉडी है, तो 2 बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए
पेड़ से गिरा है, एप्पल पेड़ से गिर रहा है तो उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती अट्रैक्ट कर रहा है। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा जो एप्पल नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? तो इसका वजह ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करता है, उसको एप्पल को अपनी ओर आकर्षित करता है। एप्पल भी तो मास है और नीचे भी क्या है, मास है। तो दोनों मास और मास के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का Gm1m2/r²। Gm1m2/r²। इसका मतलब हुआ मास 1 मास 2 के बीच जो डिस्टेंस है, r का मतलब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दर्शा रहा है। उसके बाद समझते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी रेंज की बात करें तो इसमें रेंज क्या होता है, बहुत शॉर्ट रेंज होता है। इसका रेंज बहुत शॉर्ट होता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका रेंज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एटम और एटम के बीच में अट्रैक्ट करता है। ये सेम चार्ज रहे तो अट्रैक्ट, सेम चार्ज रहे तो रिपेल करेगा। मान लीजिए, देखिए एक लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में हम फोर्स रख दिए तो ये क्या, सेम चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये आपस में धकेलेगा। कभी एक नए में दो तलवार नहीं रख सकता, उसी प्रकार से एक न्यूक्लियस में दो सेम चार्ज नहीं रह सकता। ये आपस में एक दूसरे को क्या, रिपेल करना चाहेगा, एक दूसरे से अलग होना चाहेगा। लेकिन इसको जो जोड़ के रखने वाला है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या करता है, दोनों का बैलेंस बनाए रखता है। ये बीच में समझाने का काम करता है, दोनों को बाहर नहीं निकलने देता है। हाँ, यहीं पे अगर प्लस है और यहाँ माइनस रहे तो क्या होगा, न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। प्लस माइनस है तो आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन वही प्लस प्लस रहे तो आपस में दूर होना चाहते हैं। समझ गए बात। अब तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भैया इसकी भी रेंज क्या है, ज्यादा है, दूर दूर में जाकर रिएक्ट करता है। और चौथा आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रॉन की खेला है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे चारों यूनिवर्स में जैसे राउंड मार रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये अट्रैक्ट करने की जो इसकी क्षमता है वो यूनिवर्स के किसी भी एंगल पे जाके ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपका यही आज पहला लेक्चर खत्म हुआ। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, जो कि फिजिक्स की जड़ कहा जाता है। बेसिक मैथ पढ़ने के बाद हमको ये फायदा मिलने वाला है कि आगे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आपके चैप्टर में, आपके चाहे आईटी का एग्जाम हो, जी मेंस का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, तो आपको बेसिक मैथ पढ़ने से फिजिक्स की थ्योरी तो समझ में आएगी, साथ साथ आपको न्यूमेरिकल करने के लिए बेसिक मैथ की बहुत आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि बेसिक मैथ क्यों जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मूला लिया, फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, तो ये तो लॉ हो गया। अब इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए फोर्स है तो फोर्स 20 न्यूटन दिया हुआ है, मास 10 kg और एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमको पता नहीं है, जो फॉर्मूला पता है फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, लेकिन अगर मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो क्या हम कर पाएंगे, निकाल पाएंगे? नहीं। इसीलिए हम सब्जेक्ट बेसिक मैथ से शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतरीन से न्यूमेरिकल बने। आईआईटी एंड नीट, जी मेन जैसे बड़ी बड़ी एग्जामों में आप अच्छे से अच्छे स्कोर। बाद आपको लगा हो कि मुझे सीखने को मिला है तो आप लोग प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग का एक लाइक मुझे 100 गुना ज्यादा प्रोत्साहित करती है इस वीडियो को बनाने के लिए। उत्सुकता के साथ मैं बनाता हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, आप लोग के आगे की पढ़ाई अच्छे से समझ में आए, फिजिक्स की जो दिक्कतें आ रही है वो खत्म हो जाए। जी धन्यवाद।